हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्रेज़ी फॉर आईएएस में। और ये ऑल इन वन करंट अफेयर्स है जहाँ पे आपके हर जगह के सारी वेबसाइट्स, पोर्टल्स, यूट्यूब चैनल्स के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको एक जगह पे कंपाइल किया गया है ताकि आपको हर जगह ना जाना पड़े और आपका रिवीजन इजीली हो जाए। तो अगर आपको ये अच्छे लगते हैं तो इनसे आप बार बार रिवाइज़ कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी रिवीजन इजी हो। एग्ज़ाम्स और पास आ रहा है, मना आने ही वाला है, तो इसलिए आप ये सब चीज़ें अपने रिवाइज करते रहिए एंड कीप गिविंग योर फीडबैक्स, वील कीप इम्प्रूविंग एंड कीप प्रोवाइडिंग यू मोर सच इनिशिएटिव्स। तो ये जो न्यूज़ है ये 11 मई 2020 की है। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। तो 11 मई जो था वो नेशनल टेक्नोलॉजी डे था। टू रिमाइंड इंडियाज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ये डे मनाया जाता है और थीम जो थी वो थी फोकसिंग ऑन रीबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो 11 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन था कि इंडिया ने अपना पहला सक्सेसफुल शक्ति 1 न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किया था। और ये इंडियन आर्मी पोखरान टेस्ट रेंज में इसको टेस्ट किया गया था राजस्थान में, और ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। एंड 11 मई को ही दिन था जब डीआरडीओ ने अपना त्रिशूल मिसाइल का भी टेस्ट किया था। एंड इट ऑल्सो मार्क्स द फ्लाइट ऑफ फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कॉल्ड हंसा 3। एक चीज़ याद रखना, जो ऑपरेशन शक्ति था उसका जो फर्स्ट फेज था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, और ये 1974 में हुआ था। और सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट जो था फेज 2 इसी ऑपरेशन का, वो 1998 में हुआ था। इसको पोखरान 2 भी कहते हैं। एंड इट वाज अ सीरीज ऑफ 5 टेस्ट ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स। नेक्स्ट इज ध्रुव्स। ये एक्चुअली में DRUVS होना चाहिए बट इसको ध्रुव कह रहे हैं, तो आप दोनों से ही याद रखना। दिस इज़ UV बेस्ड सैनिटाइज़र मेड बाय DRDO टू सैनिटाइज फोन्स। तो रिसर्च सेंटर इमारत ये हैदराबाद में बेस्ड है, DRDO का है, इसने ये डेवलप किया है डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइज़र। ओके, सो बेसिकली इट शुड बी ध्रुव्स। ओके। और ये किस चीज़ को सैनिटाइज करने के लिए? मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, आईपैड, पासबुक्स, चालान, पेपर वगैरह, करेंसी नोट्स को करने के लिए। एक चीज़ याद रखना, जो टेक्नोलॉजी जहाँ पे UV का यूज़ किया जाता है एज अ डिसइंफेक्टर उसको अल्ट्रा वायलेट जर्मिसाइडल इरेडिएशन कहते हैं। ओके। ना बर्थ रेट, डेथ रेट एंड IMR यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसका डेटा रिलीज़ किया है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने। ये सब जो डेटा कंपाइल किया जाता है इस पूरे स्टैटिस्टिक्स को, इसको कहते हैं सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ओके। एंड इस डेटा के अनुसार जो नेशनल बर्थ रेट था वो था 20, और डेथ रेट जो था वो 6.2 था, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 32 था। ओके। और आप इसकी इंडिविजुअल डेफिनेशन मुझे बता सकते हो कि बर्थ रेट, डेथ रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो किस किस चीज़ का रेशो होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ओके। और हर उसमें अगर देखें स्टेट वाइज कैसा रहा, तो बर्थ रेट में MP मध्य प्रदेश का, सॉरी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में MP का सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस था, लीस्ट IMR था, और नागालैंड का सबसे बेस्ट था। देन बर्थ रेट में अंडमान निकोबार का सबसे कम था और बिहार का सबसे ज़्यादा था। और डेथ रेट के केस में दिल्ली का सबसे कम था और छत्तीसगढ़ का हाईएस्ट डेथ रेट था। ओके। नाउ सेंट्रल पैनल रेकमेंड्स टू बैन यूज़ ऑफ TB ड्रग्स ऑन क्रॉप्स। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन कमेटी जो है जिसको सेटअप किया गया था अंडर सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी, उसने रेकमेंड किया, ये याद रखना इसका कौन सा कमेटी थी, CIBRC। इसने बैन किया है स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, ये TB ड्रग्स हैं, इनको यूज़ करने से। एक्चुअली में इन्होंने स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो ड्रग होता है उसको अलाउ किया हुआ था 8 क्रॉप्स में, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि ज़्यादा क्रॉप्स में इसको पेस्टिसाइड की तरह यूज़ किया जा रहा है, सो इट हैज़ बीन बैन्ड। ना कोविड कवच, ये क्या है? ये इंडिया का पहला इंडिजिनस एलिसा टेस्ट किट है फॉर कोविड-19। इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने इंडिजिनसली डेवलप किया है। ये एक एंटी बॉडी डिटेक्शन किट है, और ये 90 सैम्पल्स को टेस्ट कर सकती है इन अ सिंगल रन ऑफ 2.5 आवर्स। ओके। इसका मेजर एडवांटेज क्या है कि इसमें बायोसेफ्टी की बहुत कम ज़रूरत है, बायोसिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू RT-PCR टेस्ट। जो RT-PCR टेस्ट अभी तक हम करते आ रहे हैं कोविड-19 पेशेंट्स के लिए, दैट इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और RT-PCR जो टेस्ट होता है, इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक RNA। ओके।
एलिसा क्या होता है? ये होता है एलाइसा या एलिसा। इट इज़ एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ओके। तो इट इज़ यूज टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज़ फॉर अ वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शंस, खासकर HIV के एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए एलाइसा टेस्ट किट का यूज़ किया जाता है। नाउ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैज़ लॉन्च सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव। ये हेल्थ एंड सेफ्टी सिटीजन्स के उसको एम करने के लिए लॉकडाउन के टाइम पे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है। और इसके लिए इस डिपार्टमेंट ने हाथ मिलाया है टेक स्टार्टअप सेफ जॉब एंड सीकीफाई के साथ, ताकि जो कोविड-19 का किराना स्टोर लेवल पे स्प्रेड हो रहा है, अभी केस जैसे दिल्ली में भी आया था कि किरानास वगैरह से बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, तो उसको कंट्रोल किया जा सके, इसलिए ये लॉन्च किया है। एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो किराना स्टोर के ओनर्स होते हैं उनको एजुकेट करना एंड क्या प्रोटोकॉल्स उनको फॉलो करने चाहिए, और कोविड-19 की सेफ्टी गाइडलाइंस के बारे में भी समझाना। इसके अलावा ये इस पे भी एम करता है कि आरोग्य सेतु एप्लीकेशन यूज़ किया जा सके टू फाइंड अ स्टोर, जो कि इस इनिशिएटिव के अंडर ऑपरेट किया गया है, और जो भी स्टोर्स को इस इनिशिएटिव में ऑपरेट किया जाएगा उनको सुरक्षा स्टोर कहा जाएगा। नाउ May 12 वॉज इंटरनेशनल नर्स डे, और ये मनाया जाता है ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इसकी जो थीम थी वो थी नर्सेज अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, ओके। और ये साल जो था 2020, इट इज़ बीन सेलिब्रेटेड एज द ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। ये भी याद रखना, क्यों? बिकॉज इट इज़ द 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, एंड ये WHO ऑर्गेनाइज कर रहा है टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। और स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स नर्सिंग रिपोर्ट भी आई थी, WHO ने लॉन्च करी थी वर्ल्ड हेल्थ डे पे टू सेलिब्रेट दिस ईयर, और इसने डिटेल्ड इंसाइट्स दिए अबाउट द नर्सिंग वर्कफोर्स ग्लोबली। नाइटिंगेल के बारे में, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में याद रखना, इनको लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता था, बिकॉज शी यूज टू मेक राउंड्स थ्रू द कैंप्स विथ अ लैम्प, ठीक है। तो वो लैम्प या दिया लेके जो है वो वहाँ पे पूरे चक्कर लगाती थी कैंप्स के, तो इसकी वजह से इनको ये कहा जाता है। एंड शी वॉज फेमस फॉर हर इनोवेटिव नर्सिंग केयर, ओके। ना प्राणवायु प्रोग्राम लॉन्च्ड इन कर्नाटका। तो ये है बेंगलोरियंस के लिए खासकर लॉन्च किया है वहाँ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट दी रेस्पिरेटरी हेल्थ ऑफ बेंगलोरियंस। एंड इसका एम है टू हेल्प पीपल इन इंक्रीजिंग ऑक्सीजन लेवल ऑफ द पीपल बाय देमसेल्स। तो कोविड-19 में ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ आती हैं केमिकल रिएक्शन से, तो जिसको भी कोविड-19 होता है उसमें क्या होता है, वो वायरस हीमोग्लोबिन में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके साथ में खुद को बाइंड कर लेता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रोसेस में डिसरप्शन आता है, ओके। ना अटल पेंशन योजना कंप्लीट्स 5 ईयर्स। इसको 2015 में कोलकाता में PM ने लॉन्च किया था, एंड अभी तक जो है इसका टोटल एनरोलमेंट जो हो चुका है वो करीब 2 करोड़ 23 लाख पे हो चुका है। और ये कोई भी इंडियन सिटीज़न इसको सब्सक्राइब कर सकता है, जो कि जिसकी एज 18 से 40 साल की होनी चाहिए। इसमें एक मिनिमम गारंटीड पेंशन आपको मिलती है 60 साल के बाद में, ऑफ ₹1000 टू ₹5000, ओके। और जब पेंशनर मर जाता है तो गारंटीड पेंशन फॉर लाइफ टाइम जो होती है वो स्पाउस को जाती है, और यदि दोनों की डेथ हो जाती है, पेंशनर और स्पाउस की, तो जो नॉमिनी होता है उसको पूरा क्लेम मिलता है, ठीक है। और इसको इम्प्लीमेंट करता है PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और पहले एक्चुअली में स्वावलंबन योजना चलती थी, तो वो थी ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी देने के लिए खासकर टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और इसको रिप्लेस करके देयर वाज एन ऑप्शन कि आप चाहो तो अटल पेंशन योजना में आप माइग्रेट कर सकते हो, ओके। ना केरला सक्सेस इन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एंड कॉम्बैटिंग कोविड। तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल था ये, केरला के मॉडल को डिस्कस किया गया है और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का क्या फ़ायदा है अभी सिचुएशन में। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या? इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ डिवॉल्विंग पावर्स एंड फंक्शंस टू थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसको पावर ज़्यादा से ज़्यादा डिवॉल्व करना, मतलब प्रोसेस देना, कंटिन्यूसली देते रहना, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इससे ग्रास रूट गवर्नेंस बढ़ता है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो केरला मॉडल की यहाँ पे बात की हुई है, तो उसके फीचर्स देख लेते हैं। तो खासकर किस लिए जाना जाता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है अपने ह्यूमन रिसोर्सेज में, और ये
बहुत कम उन स्टेट्स में से एक है जिसने पंचायत और लोकल बॉडीज़ को पावर रियल में डिसेंट्रलाइज किया कर दिया है, ठीक है। और इसके अलावा एक इसका फीचर है ऑफ स्ट्रेंथनिंग द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। तो जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है वो लोकल बॉडीज़ के डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। फिर फंडिंग भी जो है फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस फंड्स जो होते हैं उनको डिवॉल्व कर देता है स्टेट टू पंचायत, भले वहाँ पे उस स्टेट में क्रॉनिक फिजिकल स्ट्रेस क्यों ना हो, यानी फिजिकल स्ट्रेस हो भी तो भी फंडिंग प्रॉपर पंचायत को जाती रहती है, ओके। इसके अलावा केरला में रहता है सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन, ताकि लोकल बॉडीज़ की अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। तो कुदम्बश्री करके सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो कि लोकल बॉडीज़ के साथ कोलैबोरेट करता है लोगों के भले के लिए एंड होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर डिसीजंस एंड एक्शंस, यानी वही उनको अकाउंटेबिलिटी उनकी तय करता है। और इसके अलावा पास्ट एक्सपीरियंस भी यहाँ पे बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि जो लोकल बॉडीज़ थी वो एम्पावर्ड थी पहले से ही, और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को भी उन्होंने अच्छे से स्ट्रेंथन किया हुआ था, जिसकी वजह से जो निपा वायरस फैला था केरला में 2018 में, उसके अगेंस्ट भी इन्होंने बहुत अच्छे से फाइट किया था, ओके। सो पास्ट एक्सपीरियंस भी इनका अच्छा है। देन केरला इज़ ऑल्सो नोन फॉर इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, तो जिसकी वजह से यहाँ पे देर इज़ अबंडेंस ऑफ स्किल्ड वर्क फोर्स इंक्लूडिंग विमेन, जो कि फिर लोकल बॉडीज़ के थ्रू हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के थ्रू पब्लिक को सर्व कर पाती हैं, ओके। अब ये मॉडल सक्सेसफुल कोविड टाइम्स में भी है, और गवर्नमेंट ने अभी जैसे पूरा लॉकडाउन किया हुआ है कम्युनिटी ट्रांसमिशन पे, तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पब्लिक फंक्शनरीज़ हैं उनकी मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो गई है एक्सेप्ट ऑफ एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स। तो जो यहाँ की अब लोकल बॉडीज़ हैं वही सर्व कर रही हैं द नीड्स ऑफ द सिटीजन्स, जिसमें वो एसेंशियल और बेसिक एम्यूनिटीज़ देती हैं स्पेशली टू द वल्नरेबल सेक्शंस। नेक्स्ट एडिटोरियल वॉज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नाम, ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट जो सबमिट हुई थी, तो वहाँ पे अभी पीएम की जो हमारी एड्रेस थी कि ग्लोबल कोऑपरेशन बढ़ाया जाए इन कॉम्बैटिंग कोरोना वायरस, उसने बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन लिया है। एंड इसके अलावा इन्होंने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का भी रोल बताया था कि वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हैं, and he also highlighted the need to promote human welfare and not focus on economic growth alone, यानी कि अभी जो टाइम है आप केवल इकोनॉमिक ग्रोथ पे ना फोकस करें, ह्यूमन वेलफेयर को भी प्रमोट करें। तो इस वजह से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्पीच थी। अब नाम का क्या इम्पोर्टेंस है आज की डेट में इंडिया के लिए, तो इंडिया के काफ़ी ज़्यादा स्टेक्स हैं, खासकर ग्लोबल साउथ में। ग्लोबल साउथ किसे कहा जाता है? इट रिफर्स टू द एंटायर डेवलपिंग वर्ल्ड। एक्चुअली में जो अफ्रीका वाला पोर्शन है, ठीक है, और आपका इधर से जो साउथ अमेरिका वाला पोर्शन है और यहाँ पे पूरा इंडिया का पोर्शन है, ये सारे डेवलपिंग उसमें आते हैं, ठीक है, और ये सब मतलब थोड़ा सदर्न वाले साइड में ही आते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इसको एक ग्लोबल साउथ डेवलपिंग वर्ल्ड को नाम दिया गया है, एंड नॉट जस्ट द मेंबर्स ऑफ नाम। तो इंडिया का इनमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, इंडिया नाम का एक फाउंडिंग मेंबर भी था, और इसलिए इंडिया अपना काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक कैपिटल लगा चुका है, तो इसलिए इंडिया को कंसोलिडेट करना ज़रूरी है। और इसके अलावा नाम जो है वो केवल एक एंटी वेस्टर्न आइडियोलॉजिकल ड्राइव नहीं है, या ऐसा कोई एक रिचुअल नहीं है जिसको हर 3 साल में अटेंड किया जाए, बल्कि एक क्रिटिकल डिप्लोमेटिक फोरम है जहाँ पे इंडिया जो है अपने इंटरनेशनल इंटरेस्ट को और बढ़ा सकता है, ठीक है, और उसको परसू करने में यहाँ पे हेल्प मिल सकती है। अब नाम में जो पीएम की एड्रेस थी वो इतना ज़्यादा उसने अटेंशन क्यों लिया है, तो उसका रीज़न ये है कि पहले 2 नाम समिट जो हुई थी 2016 और 19 में, वो पीएम मोदी ने नहीं अटेंड करी थी, और ये उनकी पहली एड्रेस थी टू नाम। अब आप मुझे बताएंगे 16-19 में कहाँ कहाँ हुई थी समिट, ये आपको बताया जा चुका है पहले के लेक्चर्स में, तो आप बताएंगे, ओके। और इसके अलावा क्या है कि एक नया कोल्ड वॉर अब फिर से शुरू हो रहा है ऑलमोस्ट यूएस और चाइना के बीच में, तो इंडिया को अपना कुछ पॉलिटिकल स्पेस को प्रिजर्व करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कन्फ्लिक्ट है ये पूरी इंटरनेशनल सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है, और इंडिया जो एक इंडिपेंडेंट पावर बनना चाहता है ग्लोबल अफेयर्स में, तो यहाँ पे जो नाम जैसे फोरम्स हैं वो इंडिया के इंटरेस्ट को काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं। एंड अभी ये मल्टी लैटरलिज्म को भी काफ़ी ज़्यादा उसका सिग्निफिकेंस इस समिट के थ्रू पता चलता है।
सो कोविड-19 में भी जैसे चैलेंजेस हैं उनको डील करने में ऐसे प्लेटफॉर्म्स काफ़ी यूज़फुल होते हैं। ओके। तो ये जो कोविड-19 एक्चुअली में हुआ है, इसने अभी जो करंटली पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है उसके कई सारे कमियां सामने दिखा दी हैं, लिमिटेशंस दिखा दी हैं। तो कोविड के बाद का जो समय रहेगा, पोस्ट कोविड वर्ल्ड जिसको कहना चाहिए, उसमें हमको एक नया डेफिनेशन चाहिए ग्लोबलाइजेशन की, जो कि बेस्ड ऑन फेयरनेस, इक्वालिटी और ह्यूमैनिटी। तो वहाँ पे नाम का रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नाउ द ट्रेंड शेपिंग द पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। अभी पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड की बात कर रहे थे हम। तो 6 मतलब काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है इसमें, और पूरा अभी का क्या है सिनेरियो वर्ल्ड का और क्या होने वाला है उसको एक मतलब एस्टिमेट लगाया हुआ है। बहुत अच्छा है ये एडिटोरियल। तो इसमें 6 जियोपॉलिटिकल लाइंस का यूज़ किया गया है टू डिफाइन द इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर। पहली चीज़ तो राइज ऑफ एशिया, ठीक है। तो अभी देखा है कि इस पीरियड में एशियन इकोनॉमीज़ का रेजिलियंस काफ़ी ज़्यादा था, और 2008 का भी जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उसने भी यहाँ पे रेजिलियंस और इकोनॉमिक फोरकास्ट दिखाए थे। और उसमें यही पता चला था कि केवल चाइना और इंडिया थे पूरे G20 नेशंस में से जो अभी 2020 में भी इकोनॉमिक ग्रोथ को रजिस्टर करेंगे। एंड देयर वाज मोर रेडीनेस इन डीलिंग पेंडेमिक एज कम्पेयर टू US एंड यूरोप, और ज़्यादा रिस्पॉन्सिवनेस थी, और स्टेट कैपेसिटी भी इन कंट्रीज़ की ज़्यादा थी, एशियन कंट्रीज़ की। सेकंड ट्रेंड इज़ ऑफ US कि वो रिट्रीट कर रहा है। क्यों किस वजह से कर रहा है? एक तो लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंटरवीन कर चुका है अफगानिस्तान, इराक में, तो इनका पूरी मिलिट्री वगैरह सारे रिसोर्स वहीं लगाए हुए हैं। फिर अमेरिका अलोन पॉलिसी, अमेरिका पूरी तरीके से अपना 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 देख रहा है कि उसने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं एट कॉर्नरिंग सप्लाईज ऑफ स्कैर्स मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड मेडिसिन्स, और वो ऐसी बायोटेक कंपनीज़ को भी अक्वायर कर रहा है जो कि दूसरे उसके अलाइड स्टेट्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही हैं, ठीक है। तो वो अमेरिका अलोन मतलब अपना ही केवल वो देख रहा है। तो इसकी वजह से US जो है ग्लोबल सिनेरियो से थोड़ा सा रिट्रीट कर रहा है। ओके। देन मिस मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग क्राइसिस एट होम, ठीक है। तो इस वजह से जो है बाकी कंट्रीज़ जो हैं उनका US की लीडरशिप में ट्रस्ट ख़त्म होता जा रहा है। नेक्स्ट ट्रेंड यूरोप का है। वहाँ पे इंटरनल चैलेंजेस अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और उसकी कुछ रीजंस बताएं। एक तो एक्सपेंशन ऑफ मेंबरशिप टू EU, ठीक है। ब्रेग्जिट के बाद में अब यूरोपियन यूनियन जो है वो ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स को भी इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा है। अब ओल्ड यूरोप और जो नया यूरोप है आफ्टर ब्रेग्जिट, इसमें थ्रेट परसेप्शन में भी बहुत ज़्यादा मतलब अंतर आ गया है। सब कंट्रीज़ का जो थ्रेट देखने का तरीका है वो अलग अलग है, इसलिए ये खुद आपस में किसी भी पॉलिटिकल मैटर में किसी अग्रीमेंट पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। ओके। तो फॉर एग्जांपल इज़ द रिलेशंस विद रशिया एंड चाइना। देन देर इज़ राइज ऑफ यूरोस्केप्टिसिज्म। तो पॉपुलिज्म वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कुछ जो EU मेंबर्स हैं दे आर वेलकमिंग द वर्चूज़ ऑफ इलिबरल डेमोक्रेसी या फिर एम्प्टी वेकेंट डेमोक्रेसी ऑल्सो। तो ब्रेग्जिट की वजह से और ज़्यादा चीज़ बढ़ गई है, केवल पॉपुलिज्म की वजह से। ये टर्म्स याद रखना, वेकेंट डेमोक्रेसी या इलिबरल डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेटिक नहीं होते हुए भी केवल पॉपुलिज्म के चलते लोग इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो वहाँ के जो लीडर्स हैं डिसीजन लेते हैं। देन नॉर्थ साउथ डिवाइड विद इन द यूरोजोन। तो ऑस्टेरिटी मेजर्स जो लिए गए थे, मतलब जब इन सब का इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हो गया था इन कंट्रीज़ का, ग्रीस, इटली, स्पेन, पोर्चुगल का, तो उस टाइम पे ECB यानी यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है उसने ऑस्टेरिटी मेजर्स यानी इनको कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स लिए थे उसके स्ट्रेंस काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं। और जैसे ECB के चीफ ने ये भी कहा था कि ECB इज़ नॉट हियर टू क्लोज स्प्रेड्स, मतलब कि वो दूसरों का मतलब पूरा जो एक तरह से किसी कहना चाहिए जो रायता फैला हुआ उसको पूरा समेटने के लिए केवल नहीं है, ठीक है। सो इट हैज़ अंडरमाइंड सॉलिडेरिटी एज द इटालियंस आर बैटलिंग। तो अभी इटली की बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन थी पेंडेमिक के चलते, और बहुत ज़्यादा उसके कॉस्ट मतलब बहुत ज़्यादा उसने बोरो कर लिया था। तो इस टाइम पे भी वो मतलब अपनी कंट्रीज़ का ही साथ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से ये कहना चाह रहा है कि एक डिवीज़न आ गया है नॉर्थ साउथ में। देन एक्सपोर्ट कंट्रोल। तो अभी जैसे इटली को मेडिकल इक्विपमेंट्स भी है ना डिनाई कर दिए थे EU मेंबर्स ने,
और उन्होंने अपने एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगा दिए थे। तो ऐसे केस में फिर क्या हुआ, इटली को जो भी मेडिकल वो मिला, हेल्प मिला, वो चाइना से मिला, वो वहाँ से उन्होंने टीम्स वगैरह और पूरे सप्लाईज भेजे इटली को, ठीक है। देन फेलियर ऑफ कंसेप्ट ऑफ शेयर्ड सोवेनिटी, तो जो स्कैंजन वीज़ा या फ्री बॉर्डर मूवमेंट होता था उसकी वजह से भी मतलब इस पेंडेमिक के चलते इस चीज़ में भी इनको विक्टम होना पड़ा था, ओके। नाउ राइजिंग चाइना, वही मतलब एशिया राइज कर रहे हो, उसमें खासकर चाइना जो है उसका बहुत ज़्यादा रोल है। तो असर्टिव उसके क्यों है रीजंस वो देख लेते हैं। चाइना इज बीइंग असर्टिव, तो उसका इकोनॉमिक रोल तो दिखता मतलब बढ़ता हुआ दिख ही रहा है जब से उसने WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है। उसके अलावा अभी शी जिनपिंग की लीडरशिप के अंडर इन्होंने जो पूरा स्टैंड लिया है जिसकी वजह से चाइना रेजुविनेट होकर अपना वो दिखा रहा है कि इट कैन अज्यूम ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो वो एक तरीके से अपनी पोजीशन को असर्ट कर रहा है, ओके। नाउ देयर आर कंसर्न्स रिगार्डिंग चाइनीज़ राइज, खासकर नेबरहुड और यूएस में। यूएस खासकर जो है वो मतलब अपने आप को फील करता है कि इट हैज़ बीन बिट्रेड, क्योंकि उसने चाइना को असिस्ट किया था। उसको ये उम्मीद थी कि इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड चाइना वुड बिकम पॉलिटिकली ओपन। इकोनॉमिकली यदि चाइना ग्लोबल मार्केट में अच्छा रहेगा तो वो पॉलिटिकली भी ओपन होगा। तो ऐसा नहीं है, इकोनॉमिकली तो चाइना हर कंट्री में आज घुस गया है, लेकिन पॉलिटिकली आज भी वो एक क्लोज कंट्री है। देन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो ये चाइना को कनेक्ट करने के लिए टू यूरेशिया एंड अफ्रीका। तो चाइना पूरी कोशिश कर रहा है कि इन देशों से वो मैरीटाइम और लैंड रूट से जुड़ जाए, और इसके लिए उसने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में। और ये क्यों किया है, इट इज़ अ प्रीएम्प्टिव काइंड ऑफ प्रीएम्प्टिव मूव अगेंस्ट एनी यूएस अटेम्प्ट्स एट कंटेनमेंट, ठीक है। यानी अगर यहाँ चाइना है, ये यूएस है, तो यूएस मतलब वैसे इन देशों के साथ में काफ़ी ज़्यादा अटैच था जो उसके नेबरहुड के देश थे। लेकिन चाइना को ये डर था कि ये इस तरीके से यूएस करके, क्योंकि यहाँ पे मतलब नॉर्थ कोरिया भी आपका हो गया, जापान भी हो गया, जो कि मतलब यूएस के काफ़ी क्लोज हैं अभी। तो इसकी वजह से चाइना को ये डर था कि वो यूएस चाइना को कंटेन ना कर दे। तो इसकी वजह से चाइना ने अपना जो है हर कहीं बेल्ट रोड इनिशिएटिव से कोशिश की असर्ट करने की, ओके। ना फेलियर ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज़, ये एक अगला ट्रेंड देखने को मिल रहा है करेंटली। तो ग्लोबल कंसर्न्स हैं, तो मतलब कोविड-19 में देख ही लिया है कि इंटरनेशनल और मल्टीलेटरल बॉडीज़ जो हैं वो पूरी तरीके से फेल कर गई हैं इसको डील करने में। WHO का जो लगा था कि वो ग्लोबल एफर्ट्स को इस टाइम पे डील कर सकता है, लेकिन वो भी पूरी तरीके से पॉलिटिक्स का शिकार हो गया है। मतलब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो लग गया है कि वो चाइना की तरफ बायस्ड है और यूएस ने फंडिंग इसलिए खींच ली है वगैरह वगैरह, एंड सब्जेक्ट टू बिग पावर पॉलिटिक्स। तो कोल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ था कि यूएस सोवियत राइवलरी की वजह से जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है वो कई सारे सेंसिटिव इश्यूज नहीं ले पा रहा था, और अब फिर से मेजर पावर राइवलरी आ गई है। तो इसकी वजह से ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फिर से इनफेक्टिव हो गई हैं, ओके। मतलब फिर से चाइना भी अब यूएनएससी का ही पार्ट है, परमानेंट मेंबर है वो भी। तो इसकी वजह से यूएस चाइना का भी अगर होता है इस तरीके का कोल्ड वॉर तो वो बिग पावर पॉलिटिक्स में ही आएगा। देन लूजिंग ऑटोनॉमी, तो वही WHO जैसे है उसने ऑटोनॉमी को लूज़ कर दिया है, क्योंकि उनके रेगुलर बजट जो हैं जो कि वैसे मतलब नॉर्मली जो होने चाहिए थे वो घटते जा रहे हैं। तो अब क्या है, जो कंट्री वॉलेंट्री कंट्रीब्यूट करना चाहे बस वही कर सकती है, और इसमें भी ज़्यादातर जो कंट्रीब्यूशन है वो वेस्टर्न कंट्री और फाउंडेशन से आ रहा है, तो उसकी ऑटोनॉमी जा चुकी है। देन एनर्जी फैक्टर, अभी एक देखा गया है कि एनर्जी मार्केट्स चेंज हो रहे हैं, क्योंकि अभी फिर से इंटरेस्ट जो है वो रिन्यूएबल्स और ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ में आ गया है, और इसमें यूएस जो है इट इज़ इमर्जिंग एज अ मेजर एनर्जी प्रोड्यूसर। और वेस्ट एशिया में भी टेंशन्स बढ़ गए हैं, क्योंकि अभी इकोनॉमिक रिसेशन होने की वजह से और डिप्रेस्ड ऑयल प्राइसेस होने की वजह से यहाँ पे इंटरनल टेंशन्स बढ़ गए हैं। एंड वेस्ट एशिया जो है वो पूरी तरीके से ऑयल रेवेन्यू पर ही डिपेंडेंट है, ओके। तो ये पूरा एनर्जी का भी सिनेरियो चेंज हो रहा है। नेक्स्ट एडिटोरियल इज़ अबाउट द माइग्रेंट क्राइसिस। तो माइग्रेंट के ऊपर अभी क्या बीत रही है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसके ऊपर अब ये आया था एडिटोरियल अबाउट इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन। ये एक एक्ट है 1979 का,
विच डील्स विथ रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। और ये क्यों आया था? टू प्रिवेंट दी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन। जो दूसरे स्टेट से माइग्रेंट आते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा, उनका उनका मतलब एक्सप्लॉयटेशन ना हो और उनको भी फेयर और डिसेंट कंडीशंस मिले एम्प्लॉयमेंट के लिए, इसलिए ये एक्ट है। और ये हर उस इस्टेब्लिशमेंट के लिए वैलिड है जहाँ पे 5 या 5 से ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर एम्प्लॉय किए जाते हैं, या फिर उन्होंने पिछले 12 महीने में कभी भी किसी भी दिन 5 या 5 से ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स को एम्प्लॉय किया हो तो। ओके, अभी इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि ऐसे जितने भी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है, और जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं उनका लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके वैसे बेनिफिट्स क्या थे इस एक्ट के? वो था कि एक अकाउंटेबिलिटी बनी हुई रहती थी, एक लीगल बेसिस था, ताकि गवर्नमेंट को एक एक उनके पास में रिकॉर्ड रहता था कि कितने ऐसे वर्कर्स को एम्प्लॉय किया गया है। फिर उनको एक प्रोटेक्शन ऑफ वेजेस मिला हुआ था इसमें, कि वेज रेट्स, हॉलीडेज़, जो काम करने के घंटे, दूसरी सर्विसेज हैं, वो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए वैसी ही थी जो कि दूसरों के लिए थी। ओके, और इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर भी इसमें लाइबिलिटी थी कि उनका रेगुलर पेमेंट इंश्योर करे, नॉन डिस्क्रिमिनेशन रहे, सूटेबल अकोमोडेशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ और प्रोटेक्टिव क्लोथिंग रहे फॉर द वर्कमैन। लेकिन इसका अभी पुअर इम्प्लीमेंटेशन हुआ था इस एक्ट का, और इसके रीजंस क्या थे कि उसको कंप्लाई करने की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी, तो जो भी ऐसे इस्टेब्लिशमेंट्स थे वो नहीं कर पा रहे थे, एंड फेलिंग इन इट्स ऑब्जेक्टिव। तो वही है कि मतलब एक तरीके से मतलब कहना चाहिए कि वो यहाँ पे भी है ना, थोड़ा करप्शन वगैरह हो रहा था कि हर इस्टेब्लिशमेंट जो भी मतलब इंस्पेक्टर्स वगैरह रहते थे तो उनको मतलब वही पैसे वगैरह खिला के वो कर देना कि प्रॉपर रिकॉर्ड ना मेंटेन हो, या फिर बिना वो किए प्रॉपर रजिस्टर नहीं सेट हो किया जाए, तो इसकी वजह से भी उसका ऑब्जेक्टिव फेल हो रहा था। देन देयर वाज लैक ऑफ कैपेसिटी, क्योंकि जो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर थे वही था कि उनको केवल रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करना था, उनको आके पूरा टाइम वेरीफाई भी करना होता था कि वेजेस सही मिल रही हैं कि नहीं, अलाउंसेस, अकोमोडेशन वगैरह जो आपको ऊपर चीज़ें बताई ना, तो उनको वेरीफाई करना होता था कि ये सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इसमें भी ये फेल कर गए। फिर डिसइंसेंटिव्स फॉर एम्प्लॉयर्स, अब इतनी सारी कंडीशंस थी तो एम्प्लॉयर्स पूरी नहीं कर पा रहे थे, तो वो कोशिश करके अपने माइग्रेंट वर्कर्स कम कम करके बताते थे। ठीक है, तो अब इसको रिफॉर्म किया जा रहा है, और उसके लिए क्या किया है कि बिल एक आया है पार्लियामेंट में, दैट इज़ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड ऑफ 2019। ये कोड जो है ये 13 लेबर लॉज को मर्ज करके बनाया जा रहा है, और उनमें से एक लॉ ये भी होगा, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट ऑफ 1979। अब इसके अगेंस्ट क्या व्यूज़ है लोगों के, कि एक्टिविस्ट को ये डर है कि जो स्पेसिफिक सेफगार्ड्स दिए जाते थे माइग्रेंट वर्कर्स को वो चले जाएंगे, और जो कई सारे सेपरेट लॉज थे उनके लिए, लेबरर्स के लिए, वो रिपील कर दिए जाएंगे। इसलिए बेहतर था कि एक सेपरेट एक्ट रहे। और दूसरी दिक्कत ये है कि प्रॉब्लम उस एक्ट से या उसके मतलब प्रोविजन से नहीं है, प्रॉब्लम है कि उसको अच्छी तरीके से लागू नहीं किया जा रहा था, पुअर इम्प्लीमेंटेशन। तो हालांकि वही दोनों स्टेट्स जहाँ के वो थे, जो उनका होम स्टेट था और जहाँ पे वो काम कर रहे थे, वर्किंग वाली जहाँ पे उनकी जगह थी, उन दोनों स्टेट्स के ऊपर ऑब्लिगेशंस थे एग्जिस्टिंग लॉ में, लेकिन उस लॉ को सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था। तो अभी इस टाइम पे क्या ज़रूरत एक्चुअली में है, इस आर्टिकल का जो कहना था वो ये था कि आप एक अलग से कोड बनाने की जगह पे, एक बड़ा कोड बनाने की जगह पे, जो सेपरेट एक्ट है उसी को प्रिजर्व करो और उसी को अच्छे से इन्फोर्स करो। ओके, नाउ सीजनल एडवांसमेंट इन सर्जिंग ग्लेशियर्स इन द काराकोरम रेंज। तो ये ऑब्जर्व किया है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने, जो कि एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो उसने ये ऑब्ज़र्व किया है कि सर्जिंग ग्लेशियर्स जो हैं उनका बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट होता है काराकोरम रेंज में। तो सर्जिंग ग्लेशियर्स या सर्ज टाइप ग्लेशियर्स भी जिनको कहते हैं, वो क्या होते हैं, ये शॉर्ट टर्म इवेंट होते हैं। तो इसमें जो ग्लेशियर की जो वेलोसिटी होती है वो
100 टाइम्स फास्टर हो जाती है, 100 गुना तेज़ हो जाती है, ठीक है। तो वो तेज़ी से मूव करते हैं और कुछ एरियाज़ में वो बहुत ज़्यादा क्लस्टर कर जाते हैं। वैसे सर्जिंग ग्लेशियर्स वाला जो फिनोमिना है वो खासकर स्वालबार्ड और कैनेडियन आर्कटिक आइलैंड्स, अलास्का और आइसलैंड, यानी जो पोलर रीजन्स के आसपास की कंट्रीज़ है वहाँ पे ये देखने को ज़्यादा मिलता है। और लेकिन काराकोरम रेंज में भी ये जो सर्जिंग ग्लेशियर्स हैं अभी वो 40% कंट्रीब्यूट करते हैं ऑफ द टोटल ग्लेशिएटेड एरिया। और इसका नुकसान क्या है कि मतलब अब वही है कि एकदम से इतना तेज़ जाने लगेगा तो इट कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ विलेजेस, रोड्स एंड ब्रिजेस। इसलिए ग्लेशियर सर्जेस को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ ब्लैक पैंथर हैज़ बीन स्पॉटेड इन गोवाज नेत्रावली सेंचुरी। तो ब्लैक पैंथर जो होता है वो मेलानिस्टिक टाइप का होता है, यानी कि उसमें बहुत इंक्रीज डेवलपमेंट होता है ऑफ द डार्क कलर्ड पिगमेंट, ठीक है। मेलानिन आपको पता ही है वो कलरिंग पिगमेंट होता है। और ये मेलानिस्टिक कलर वेरिएंट है किसी भी पैंथरा का, भले वो मतलब लेपर्ड हो एशिया और अफ्रीका में या फिर अमेरिका के जैगुआर हो, तो मेलानिस्टिक कंटेंट ज़्यादा होता है तो उसको ब्लैक पैंथर कहते हैं। एंड इसको स्पॉट करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और ये ज़्यादातर जो है वो साउथ इंडिया की डेंसली फॉरेस्टेड एरियाज़ में पाया जाता है। ओके, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये एक वाइटल कॉरिडोर है वेस्टर्न घाट्स का, एंड इट इज़ बाउंडेड बाय कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑन ईस्ट एंड भगवान महावीर सेंचुरी एंड मोल्लेम नेशनल पार्क ऑन नॉर्थ, ठीक है। नेत्रावली वैसे एक ट्रिब्यूटरी है रिवर जुआरी की जो कि ओरिजिनेट करती है इसी सेंचुरी में। इसके ऊपर 2 वाटरफॉल बने हुए हैं, सावरी और मैनापी। ओके, और ज़्यादातर यहाँ पे मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है और इंटरस्पर्स्ड विद एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। इस वजह से देखो पहले ही बोला कि उसको स्पॉट करना मुश्किल होता है और डेंसली फॉरेस्ट में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे वेजिटेशन भी थोड़ा डेंस टाइप का। ओके, नाउ इलोंगेटेड टॉर्टोइस या साल फॉरेस्ट टॉर्टोइस, ठीक है। तो ये एक स्पीशीज़ होता है टॉर्टोइस का जो कि साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है एंड पार्ट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, खासकर नॉर्थ ईस्ट एशिया में। और ये इलोंगेटेड होते हैं, इनकी कैरापेसेस जो होती है वो काफ़ी नैरो होती है और येलो हेड होते हैं। जो इनके शेल्स होते हैं ऊपर से वो पेल टैनिश येलो या कैरामल कलर के होते हैं और उस पर ब्लैक ब्लॉचेस होते हैं। ओके, और IUCN रेड लिस्ट स्टेटस जो है इनका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अच्छा, ब्लैक पैंथर की जो बात करी वो वल्नरेबल है। ओके, और इसके थ्रेट क्या है ये याद रखना है। इसको बहुत ज़्यादा हंट किया जाता है फूड के लिए एंड कलेक्टेड बोथ फॉर लोकल यूज़, लोकली भी इसको डेकोरेटिव मास्क वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है और इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड में भी यूज़ किया जाता है। और चाइना में एक इसका मिक्सचर बनाया जाता है, इसके जो टॉर्टोइस का जो शेल होता है उसको ग्राइंड करके, पता नहीं तो चाइना में तो किसी प्राणी को नहीं छोड़े होंगे, किसी जानवर को नहीं छोड़े होंगे, तो उसको ग्राइंड करके उसके शेल को ये मिक्सचर बनाया जाता है विच ऑल्सो सर्व्स एज एफ्रोडीसियक। ओके, तो ये आ गए आपके कछुए जी एंड हाँ, और यहाँ पे आ गए हमारे कुंफू पांडा जी। तो यहीं पे लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कीप लर्निंग एंड स्टे क्रेजी। हैव अ नाइस डे, बाय।